गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है हमारा कोर्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो अभी क्या है कि जूम पर क्लासेस लेते हैं तो आपको पता है बहुत दिक्कत आती है। मेरे यहाँ तो वाईफाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर ही वीडियो डाल देता हूँ। बच्चों, हम लोगों को शुरू करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने आप लोग को बेसिक की क्लास तो दे रखी है, जूम पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो मुझे शुरू करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। बच्चों, सैलरी कब हम लोगों को मिलती है? जब हम लोग कहीं पर जॉब करते हैं तो उसके बदले में हमें जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। जैसे कि आप सब लोग जब क्वालिफाइड हो जाओगे तो कुछ लोग तो प्रैक्टिस में चले जाएंगे और कुछ लोग जॉब में चले जाएंगे। तो जो लोग जॉब करेंगे उन लोगों का एम्प्लॉयर क्या पे करेगा? सैलरी पे करेगा। ठीक है, ओके बच्चों, जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, अगर आप लोग उसके दायरे में काम करते हो तो उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं बच्चों सैलरी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, देखना। अगर एक्स वाई लिमिटेड में, ये कौन है? मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड में ये अगर अकाउंटेंट की पोस्ट पर लगे, ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट पर लगे, इनका कंपनी में काम क्या है? जर्नल करना और लेजर बनाना। ये दो काम इन लोगों को अलॉट किए गए। ये क्या है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इनको क्या काम मिला है? इन्हें जर्नल बनानी है और लेजर बनानी है। लेकिन बच्चों सोचो, वाई लिमिटेड का डायरेक्टर ये इस अकाउंटेंट को बोलता है कि भाई साहब मेरी आईटीआर भर दो, क्योंकि आपको तो आईटीआर भरनी आती है, आप मेरी आईटीआर भर दो। तो बच्चों, क्या आईटीआर भरना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था? नहीं था। तो बच्चों, जो भी चीज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाएगी, जैसे कि अगर अकाउंटेंट इसकी आईटीआर भरेगा, वो उसके आईटीआर के बदले में जो पैसे मिलेंगे इसको, बच्चों वो पैसे सैलरी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आया ही नहीं। ठीक है, वो तो इसकी नॉर्मल सर्विस हो गई। ठीक है, सर्विस का बिल दे देगा इसको, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है जीएसटी में, सर्विस का बिल दे देगा और अपने पैसे ले लेगा आईटीआर के। लेकिन सैलरी कितने पार्ट की मिलेगी? सैलरी तो सिर्फ इस पार्ट की मिलेगी, इस पार्ट के लिए सैलरी नहीं मिलेगी। वो तो प्रोफेशनल रिसीट्स हो गई उसकी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चों, सैलरी चैप्टर वहीं आएगा जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा। जो सैलरी चैप्टर वहीं पर आएगा जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा। बच्चों, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कैसे पहचानोगे कि ये दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं? बच्चों, अगर ये बंदा एम्प्लॉयर इस बंदे की टाइमिंग को कंट्रोल करता है, इसकी सैलरी डिसाइड करता है और इसका काम डिसाइड करता है, तो ये बंदा इसका एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है, जो ये एम्प्लॉय क्या करता है? इसके लिए काम करता है। जैसा ये काम करने के लिए बोलेगा, जो काम ये बताएगा, वो ये इसको करके देता है। ये बातें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पहले लिख दी जाती हैं। तो सैलरी चैप्टर होने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। ठीक है जी बच्चों, सैलरी के ना बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ सैलरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सैलरी के। सैलरी का एलिमेंट्स का मतलब होता है कि सैलरी बोलेंगे किसको, सैलरी बोला किसको जाता है। मैं पहले नाम लिखता हूं और फिर उन सब के बारे में एक एक को समझाता हूं। देखो, नंबर 1, जैसे कि
बेसिक सैलरी, बी डियरनेस अलाउंस, सी मैंने अलाउंस लिख दिया जबकि एक ही नाम मैं लिख सकता था अलाउंसेस, लेकिन एक अलाउंस को सेपरेट लिखूंगा, हाउस रेंट अलाउंस। इसका नाम मैंने सेपरेट लिखा है हाउस रेंट अलाउंस, ई। उसके बाद बच्चों परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे हैं बच्चों। ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, एटसेट्रा कर दो। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब जब बंदा रिटायर होगा तो उसको कंपनी क्या क्या पे करेगी, ये सब चीजें पे करती है, और भी कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने लिखे कि एक कंपनी में जब आप लोग काम करते हैं तो और क्या क्या मिलते हैं, और एक चीज और भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, EFG, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, PF जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पार्ट हैं सैलरी के। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को अलाउंसेस बहुत सारे मिलेंगे, परक्विजिट्स बहुत सारे मिलेंगे। अभी सुनिए इनके बारे में, ये सारे मिलकर इन सबको अगर जोड़ दूं तो बच्चों ये सारा सैलरी का पार्ट है, यानी इस हेड के अंदर जाके टैक्सेबल होती हैं ये सारी चीजें। अगर इनमें से कोई भी पैसा मिलेगा तो कौन से हेड में जाके टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल होगा। बच्चों बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी वो होती है कि जब एम्प्लॉयर आप लोगों का आपकी सैलरी डिसाइड कर देता है कि आप लोगों की तनख्वाह आज से 20,000 रुपए, वो हो गई बेसिक सैलरी। तो फिर डियरनेस अलाउंस क्या हो गया, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों भत्ते का नाम, भत्ता सुना है, जैसे कि महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, लोग बेरोजगार हो गए या महंगाई बढ़ रही है तो उनके लिए भत्ते दिए जाते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम होता है, महंगाई भत्ते का नाम होता है डियरनेस अलाउंस। सपोज करो आप लोगों की बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब बच्चों आप लोग अपने एम्प्लॉयर से जाके कहते हो, आप लोग सारे कंपनी में जॉब करते हो, आप लोगों की सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ, आप अपने मालिक से जाके कहते हो कि सर ऐसा है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सैलरी तो 20,000 मेरी फिक्स है, पेट्रोल के दाम तो देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बसें आजकल चल नहीं रही हैं कोविड-19 की वजह से, तो मुझे ऑटो से आना पड़ रहा है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, राशन महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, तो कृपया कर मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो बच्चों मालिक क्या करता है ना, वो इस पोर्शन को कभी नहीं बढ़ाता, वो क्या कहेगा महंगाई बढ़ रही है ना, चलो ठीक है अलग से तुम्हें मैं दे देता हूं 5,000 रुपए पर मंथ। अब तो खुश, आपने कहा कि हाँ अब ठीक है, जो भी महंगाई बढ़ रही है वो हमारी इस 5,000 रुपए में कवर हो जाएगी। बच्चों कितने रुपए हर महीने मिलेंगे आप लोगों को, 25,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब ये 25,000 रुपए सैलरी करनी ही थी मेरे मालिक को, तो उसने मेरी ये बेसिक सैलरी क्यों नहीं बढ़ा दी, सीधा बोल देता कि ठीक है आज से तुम्हारी तनख्वाह 25,000, ये अलग से एक नाम क्यों दे दिया कि चलो महंगाई के लिए मैं अलग से पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन सैलरी तुम्हारी 20,000 रुपए पर मंथ होगी। इसके पीछे बच्चों रीजन है, 25,000 वो यहां पर भी कर सकता था, लेकिन उसने 5,000 रुपए यहां पर जोड़कर तब 25 किया, भत्ते में जोड़ दिया। वो कहता है कि चलो आज महंगाई है, कल को अगर महंगाई नहीं होगी तो मैं ये पैसे देने बंद कर दूंगा, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर यहां पर बढ़ा देता, बेसिक सैलरी में बढ़ा देता, तो पैसे कम नहीं कर पाता, तो पैसे कम नहीं कर पाता। अब तो बोल सकता है कि भाई अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, अब तो राशन सस्ता हो गया, तो मैं अब ये वाले पैसे तुम्हें देना बंद कर दे रहा हूं, अब तो वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। दूसरा रीजन बच्चों, मेजर रीजन क्या है इसका, महंगाई तो इन्फ्लेशन तो है ही इंडिया में, 10% का लगभग इन्फ्लेशन है,
तो महंगाई तो बढ़ती है, तो ये पैसे तो दिए ही जाते हैं डीएनएस अलाउंस वाले, चलो ठीक है। लेकिन जैसे कि सपोज करो आप लोगों की जॉब आप लोगों ने ज्वाइन करी बच्चों 1/4/2019 को, जॉब ज्वाइन कब करी थी? 1/4/2019 को। 20,000 रुपए आपकी तनख्वाह रख दी, 5,000 रुपए पर मंथ का आप लोगों का डीएनएस अलाउंस रख दिया। अब आ जाता है बच्चों 1/4/2020। आप कहोगे सर जी सैलरी में इंक्रीमेंट करो, सैलरी में इंक्रीमेंट करो 10% का, 10% से हमारी सैलरी बढ़ाओ। आप अपने मालिक को क्या कह रहे हो? सर जी हर साल सैलरी बढ़ती है तो हमारी इस सैलरी में इंक्रीमेंट करो। अब बच्चों बताओ जरा 10% 25,000 का करेगा या 20,000 का करेगा? बच्चों ऑलवेज जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिक सैलरी पर होता है। इंक्रीमेंट किस पर होगा? बेसिक सैलरी पर, यानी कि 20,000 का 10% इज इक्वल टू 2,000 रुपए। यानी इस साल से आप लोगों की सैलरी हो गई 22,000 रुपए, महंगाई भत्ता अभी भी 5,000 रुपए। बच्चों लॉजिक ये समझ में आता है कि पिछले साल एम्प्लॉयर ने महंगाई के नाम पर डीएनएस अलाउंस में ये पैसे इसीलिए डाले थे क्योंकि अगर वो बेसिक सैलरी पे इसको ऐड कर देता 5,000 को, तो उसको अगले साल इंक्रीमेंट बच्चों 25,000 पे देना पड़ जाता। इसीलिए उसने क्या सोचा कि अगर मैंने ये 25 कर दिया तो यार मेरे ऊपर तो 500 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। तो उसने तभी जानबूझकर उसको अलग से पैसे दिए 5,000 रुपए, बेसिक सैलरी को नहीं इंक्रीज किया, क्योंकि इंक्रीमेंट उसको इसका करना है हर बारी, इसका थोड़ी ना। बात समझ रहे हो आप लोग? चलो बच्चों ये तो होगी हमारी बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, ठीक है। बच्चों और भी बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। आप बीमार हो गए उसके लिए भत्ता, ठीक है जी। आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हो उसके लिए भत्ता, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे देता है वो, आपके घर में नौकर लगाता है वो, बहुत सारे अलाउंसेस आप लोग को देता है। हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों आप लोग कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हो और आप लोग को कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस। सीखेंगे इसको। परक्यूजिट्स, बच्चों अलाउंसेस जो होते हैं वो ज्यादातर क्या सारे के सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन परक्यूजिट्स में ऐसा नहीं है। ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, परक्यूजिट्स बहुत लंबे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं बच्चों? जब एक एम्प्लॉय एक कंपनी को काफी लंबी सर्विस देकर निकलता है, जैसे कि 10 साल एक कंपनी में काम किया, 15 साल किया, 5 साल किया, 20 साल किया, 30 साल किया, तो जब वो रिटायर होता है तो आपको पता है ना रिटायरमेंट पर एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट के वक्त जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा मिलता है उसको बोला जाता है ग्रेच्युटी। लीव इनकैशमेंट, बच्चों छुट्टियों के पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को छुट्टियां दी लेकिन आप लोग उनमें भी ऑफिस आए, उसमें भी काम किया आप लोगों ने, लीव इनकैशमेंट। पेंशन तो आप लोग को पता ही है, रिटायरमेंट होने के बाद आप लोग को कंपनी से या अपने एम्प्लॉय से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और भी कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और लास्ट मैंने लिखा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तो बच्चों बहुत बड़ा बेनिफिट है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है इसको बनाने के लिए। कई जगह पर ये मैंडेटरी हो जाता है, हम लोग पढ़ेंगे 4 तरह के पीएफ होते हैं, क्या क्या किसकी रेगुलेशन है। मगर बच्चों इन सबको अगर हम लोग जोड़ें तो ये सारा के सारा कहलाता है सैलरी, और ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है जी, मैं इसको रफ करता हूं। ओके बच्चों, मैंने अभी भी एक पॉइंट पढ़ाया था कि एम्प्लॉयर सैलरी चैप्टर कहां पर पढ़ना है, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है,
सेकंड पॉइंट में लिखता हूं बच्चों, मेरे को बताना जरा। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, PROPRIETOR, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, मिस्टर राम, ठीक है। तो बच्चों जब मिस्टर राम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर राम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो देखो यहां पर परचेज आती है, टू वेजेस आते हैं, ठीक है, टू सैलरी ये भी आती है, टू सैलरी टू राम। ये क्या हुआ, मिस्टर राम एक बिजनेस करते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, वो एक बिजनेस करता है खुद और अपने आप को ही सैलरी दे रहा है बच्चों, उसके पैसे भी यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच के बताओ क्या यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर भी यही है, एम्प्लॉय भी यही है। मैं अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करता हूं, बिजनेस में मैं ही काम करता हूं, तो मैं अपने आप को सैलरी थोड़ी ना दे सकता हूं, मैं ही मालिक, मैं ही नौकर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होएगा ही नहीं। तो बच्चों इसीलिए प्रोप्राइटरशिप के अंदर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो ये चीज यहां पर, ये खर्चा यहां पर नहीं लिया जाता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो ही नहीं रहा। तो यहां पर सैलरी चैप्टर आएगा ही नहीं। और कहां पर नहीं आएगा बच्चों, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर बच्चों पार्टनर्स होते हैं। जब ये लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अपने आप को सैलरी दे रहे हैं, ये कमीशन ले रहा है, ठीक है। इस फर्म को बच्चों, पार्टनरशिप फर्म को 3 बंदे चलाते हैं, ए बी और सी मिलकर। ए अपने आप को सैलरी दे रहा है, बी भी अपने आप को सैलरी दे रहा है, सी अपने आप को कमीशन दे रहा है। सोच के बताओ क्या यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो पाएगा? नहीं होगा। इनको कोई कंट्रोल करेगा ही नहीं बच्चों। मैं अपने आप को कंट्रोल थोड़ी ना करूंगा, मैं अपनी टाइमिंग्स को थोड़ी ना कंट्रोल करूंगा, अपनी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर मालिक भी यही है और सर्वेंट भी यही है, नौकर भी यही है, एम्प्लॉयर भी यही है और एम्प्लॉय भी यही है। तो बच्चों सैलरी के चैप्टर, ये चीज जो होती है, ये जो मैंने लिखी सैलरी 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 कमीशन, बच्चों ये सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होंगी। ये तीनों चीज कहां पर चली जाती हैं बच्चों? ये पीजीबीपी चैप्टर में टैक्सेबल होती हैं। जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट, अब तो है नहीं, इंटर में पहले हुआ करती थी, अभी तो शायद हटा दिया, लेकिन पीजीबीपी में ये पॉइंट आएगा, उस टाइम मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन इतनी तो बात समझ में आई गई होगी कि अगर हम तीन बंदे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, हम ही तीन उस बिजनेस को चला रहे हैं, हम ही तीन उसमें काम करते हैं, तो उसके मालिक भी हम ही हैं और उसके नौकर भी हम ही हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होएगा ही नहीं, तो सैलरी चैप्टर की बात ही नहीं करनी। ये तीनों चीजें कहां पे जाके टैक्सेबल होंगी बच्चों? पीजीबीपी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, टैक्सेबिलिटी। ये सिंपल है बच्चों, ड्यू और CEIVED, whichever is earlier। मतलब सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है? ड्यू बेसिस पे या रिसीट बेसिस पे? बच्चों whichever is earlier, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अगर पहले पैसे मिल गए, यानी अगले साल की सैलरी मेरे को इसी साल मिल गई, तो इसी साल मेरे को उस पर टैक्स देना है। मान लो कि अगले साल के 5 महीने की सैलरी मेरे को इसी साल, पिछले साल में ही मिल गई, तो बच्चों इस साल में, इस साल के 12 महीने की तो दूंगा ही दूंगा, साथ में जो एडवांस मिल गया उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स केस, इस साल की सैलरी मुझे अगले साल मिलती है, तो बच्चों इस साल हम लोग ड्यू तो कर ही देते हैं, समझ रहे हो?
अगले साल मान लो इस साल मुझे मार्च की सैलरी नहीं मिली, करंट ईयर में अप्रैल से लेके फरवरी तक सैलरी मिली, मार्च की सैलरी मुझे नहीं मिली, मार्च की सैलरी मेरा एम्प्लॉयर मुझे अगस्त में देगा, ठीक है। तो इस साल मुझे बेशक 11 महीने मिली, लेकिन 12वें महीने की इस साल ड्यू तो हो गई होगी ना, तो इस साल टैक्सेबल सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू पहले हो गई, रिसीव बाद में हो रही है, तो जब भी रिसीव हो ड्यू हो गई तभी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन वो है बच्चों सेक्शन 15, रट लेना इसको अच्छे से बच्चों। सेक्शन 15 सैलरी चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी अमाउंट हम आप लोग को, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं कि इनकम के 5 हेड होते हैं, ठीक है। तो सैलरी वाले पैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे, और ये बात बोलता कौन है? सैलरी वाले पैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल होंगे। ये बात बताई किसने? सेक्शन 15 ने। इसने बोला कि जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो भी पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग सैलरी देते हैं, वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में जाके टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। इसमें आगे बच्चों देखना, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे करी जाएगी? तो फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे होगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसे सबसे पहले मैंने लिखा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहां पर आ गई। सेकंड मैंने लिखा डियरनेस अलाउंस, वो यहां पर आ गया बच्चों। अगर और भी कोई अलाउंस है, जैसे मैंने लिखा हाउस रेंट अलाउंस, तो वो भी यहां पर आ जाएगा बच्चों। कोई भी परक्विजिट्स हैं, ये भी बेनिफिट्स होते हैं बच्चों। फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। फिफ्थ, और क्या क्या आ सकता है इसमें? कोई भी कमीशन आ सकती है इसमें, बोनस भी आ सकता है, कमीशन, बोनस, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि एक मैं रिटायरमेंट बेनिफिट भी ले लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा ग्रेचुइटी रिसीव्ड, तो जितने भी ग्रेचुइटी के पैसे मिले होंगे वो यहां माइनस एग्जैम्प्ट ग्रेचुइटी। बच्चों ये कितनी माफ होती है, कहां माफ होती है, भी मैं इसमें सेक्शन वैक्शन नहीं लिख रहा हूं। जितने पैसे मिले उसमें से जितने माफ हो गए, जो बचे वो टैक्सेबल। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है बच्चों जिस पोर्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिली, गवर्नमेंट ने बोला जाओ तुम्हारी 80,000 रुपए की माफ हो गई, तो यहां पर कितने रुपए आ रहे होंगे? 20,000 रुपए तो टैक्सेबल हुए, तो बाहर 20,000 रुपए आ रहे होंगे। इस सब को हम लोग बच्चों टोटल करेंगे तो उसका नाम होगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस का मतलब, यानी इसमें से अभी कुछ और घटना बाकी है। यस, लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों। सेक्शन 16 के अंदर 3 डिडक्शन होती हैं, प्रोफेशनल टैक्स की, एंटरटेनमेंट
अलाउंस की और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 3 डिडक्शन है सेक्शन 16 के अंदर, वो तीनों यहां से लेस करेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास टैक्सेबल सैलरी। अब डिडक्शंस क्या क्या होती हैं तीनों हम लोग करेंगे जब फुल फ्लैश अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो लास्ट में आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। सारे एलिमेंट्स को मैंने जोड़ दिया, उसमें से सेक्शन 16 की डिडक्शन हम लोगों ने दे दी, माइनस कर दी। उसके बाद जो आई वो बच गई हमारी टैक्सेबल सैलरी। इतनी बात क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू कराऊंगा। बेसिक सैलरी तो हमेशा गिवन होगी कि भाई 10,000 रुपए सैलरी, 20,000, 15,000, 25,000, 40,000। हम जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को बच्चों, वो शुरुआत करेंगे हम लोग अलाउंसेस से। अलाउंसेस से, और अलाउंसेस में मैं सबसे पहला अलाउंस आप लोग को पढ़ाऊंगा बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बच्चों, इसका सेक्शन याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। कोई सेक्शन याद हो ना हो, किसी भी अलाउंस का सेक्शन याद हो या ना हो, हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन जरूर याद होना चाहिए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ठीक है जी। हाउस रेंट अलाउंस का पहले बच्चों मतलब समझो क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों जब क्वालिफाइड हो जाओगे ना, तो हमारा इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट देता है, और प्लेसमेंट लगभग सारी की सारी दिल्ली से बाहर की होती है। जैसे मेरे सारे कई दोस्तों की पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलोर और उत्तराखंड ऐसी जगहों पर जॉब लगी है। तो अब बच्चों वहां पर रहते तो सारे दिल्ली में थे, कोई उत्तराखंड चला गया, कोई मुंबई चला गया। अब उन लोगों को क्या करना पड़ा कि किराए पर एक कमरा लेना पड़ा, ठीक है, ताकि हम वो अपने जॉब का अप डाउन कर सकें, क्योंकि दूसरे शहर में जाएंगे तो रहने के लिए कमरा तो चाहिए। अब बच्चों बताओ, एक बर्डन एक्स्ट्रा आ गया। अगर उन लोगों की जॉब दिल्ली में ही लग गई होती तो किराए का चक्कर नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि दूसरे शहर में गए तो अब तो किराए पर कमरा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर कंपनी का अपना गेस्ट हाउस भी तो हो सकता है, कंपनी की अपनी बिल्डिंग भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है बच्चों, लेकिन वो होता है रेंट फ्री अलाउंस, वो परक्यूजिट के अंदर आएगा, वो मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को। हम लोग अभी जो केस लेके चल रहे हैं वो केस ये है कि एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई साहब तू जा और बाहर जाके कमरा ले ले। तो एम्प्लॉय बाहर जाके कमरा ले लेता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर कहता है कि तू जितना किराया देगा ना उधर दे दियो कमरे का, और इस किराए के पैसे हम तेरे को दे देंगे। उसने कहा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जाके कमरा ले लेता है, कंपनी उसको पैसे दे देती है। लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं कि जितने पैसे कंपनी दे रही है आपने कमरा भी उतने रुपए का ही लिया हो। सपोज करिए कंपनी आपको किराए के लिए दे रही है 5,000 रुपए कि जाओ 5,000 रुपए में कमरा ले लो। अब 5,000 रुपए में बताइए मुंबई शहर में कमरा तो मिल गया, लेकिन मिला इतना जितने की किचन होती है। आपने कहा कि यार 5,000 में तो मेरा गुजारा होगा नहीं, मैंने 10,000 रुपए वाला कमरा ले लिया। लेकिन कंपनी कितने दे रही है आप लोग को? केवल 5,000 रुपए। तो ये डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया, ये टॉपिक बनाया गया कि दोनों में डिफरेंस हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कंपनी आप लोगों को 5,000 रुपए किराए के लिए दे रही है, आप लोगों ने 2,000 रुपए में कहीं पे कमरा ले लिया, तो आप लोग को 3,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो इसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे देखिए, सेक्शन 10(13) है, यहां पर लिखेंगे बच्चों मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग is exempt from tax।
यानी कुछ पॉइंट हम लोग नीचे लिखेंगे, उनमें से जो भी पॉइंट मिनिमम होगा उस पोर्शन के ऊपर बच्चों टैक्स नहीं लगेगा। ओके, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला तो कंपनी हमें किराए के लिए कितने रुपए देती है, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। कंपनी ने हमें कितने रुपए दिए। सेकंड पॉइंट बोलते हैं बच्चों एक्चुअल रेंट पेड, कि आप लोग असल में आप लोगों ने कमरा कितने रुपए में ले रखा है। पहला पॉइंट तो था कि कंपनी आप लोगों को किराए के लिए कितने रुपए दे रही है, दूसरा आपने कमरा कितने रुपए में ले रखा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये पोर्शन यहां आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों सैलरी का 10%, तो जो भी एक्सेस पोर्शन होगा वो यहां पर आएगा। नंबर 3, 50% ऑफ सैलरी। बच्चों ये कहां पे लगाना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं बच्चों, मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर किसी बंदे ने कमरा ले रखा है इनमें, इन 4 शहरों में, तो थर्ड पॉइंट में आएगा 50% ऑफ सैलरी। ओ सॉरी, इसी में लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी, ठीक है, फॉर रिमेनिंग स्टेट्स और सिटीज। इन 4 शहरों के अलावा अगर बंदे ने कहीं और पर कमरा ले रखा है तो बच्चों 40% ऑफ सैलरी लगेगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ना बहुत बारी ऐसा होता है कि जॉब तो लग गई, हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से करीब नोएडा है अपना और गुड़गांव है। सपोज करिए जॉब तो लगी गुड़गांव में, बच्चों गुड़गांव आता है हरियाणा में, याद रखना। जॉब लगी गुड़गांव में, कमरा ले रखा है दिल्ली में, क्या बोल रहा हूं मैं, जॉब लगी गुड़गांव में, कमरा ले लिया दिल्ली में, क्योंकि आसपास ही है। तो सोच के बता सकते हो यहां पर 50% सैलरी लगेगा या 40% सैलरी लगेगा। तो लॉजिक है, बस ये देखो, हाउस रेंट अलाउंस घर के लिए मिल रहे हैं ना पैसे। घर कौन से शहर में लिया है, घर हमने लिया है दिल्ली में, तो 50% ऑफ सैलरी लगेगा। जॉब कहां कर रहे हो इससे मतलब नहीं, आप कहां पे कर रहे हो, दिल्ली में पे कर रहे हो, दिल्ली में पे कर रहे हो तो 50% ऑफ सैलरी, ठीक है जी। ये बच्चों 3 पॉइंट हमारे आ जाएंगे। यहां पर इन तीनों में से लोएस्ट को निकालना बच्चों, वही क्या होगा, एग्जैम्प्ट होगा अंडर सेक्शन। सेक्शन तो मैंने बता दिया, सेक्शन 10, 13A। अच्छा, एक बात का हमेशा आज से ध्यान रखना, सेक्शन 10 के अंदर सारी के सारी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं, यानी जितना भी सेक्शन 10 है उस सारे के अंदर एग्जेम्पशन है, यानी उतनी सारी इनकम्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जिसमें से सबसेक्शन 13A क्या बोलता है कि हाउस रेंट अलाउंस के इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी मिनिमम होगा उतने पोर्शन पर टैक्स नहीं लगेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, यहां पर देखना 1 लाख रुपए आ रहा है, इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पर आ रहा है बच्चों सपोज करते हैं 50,000, इस पॉइंट को सॉल्व किया तो यहां पर आ रहा है बच्चों 80,000। तो विच एवर इज लोअर कितना आया हमारे केस में, 50,000। इतना पोर्शन पे बच्चों टैक्स नहीं लगेगा। तो कितने पे लगेगा देखना बच्चों, एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 13A कितना आया, 50,000। तो टैक्सेबल कितना हो गया, बहुत सिंपल बच्चों, रिसीव्ड कितना हुआ था हमें, उसमें से जितने पर टैक्स नहीं लगेगा उसको घटा दो। तो रिसीव्ड हुआ था बच्चों हमें 1 लाख रुपए, कंपनी से मिले हमें 1 लाख रुपए, उसमें से हमने घटा दिए 50,000 रुपए, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो कितने रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा, 50 की, ये वाला पोर्शन टैक्सेबल हो गया। सिंपल बच्चों, सिंपल।
मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन देखना बच्चों, मिस्टर राम का डेटा दे रखा है आप लोग को, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। देखिए, बेसिक सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ, डियरनेस अलाउंस, आगे से मैं इसको डीए लिखूंगा बच्चों। क्या लिखेंगे आगे से इसको? डीए। ये दे रखा है बच्चों 5,000 पर मंथ, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फिर है बच्चों कमीशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड 30,000 रुपए पर एनम। एक और कमीशन भी है बच्चों जो कि बेस्ड ऑन टर्नओवर है, वो है बच्चों 25,000 रुपए। इस पूरे साल की मिली है इसको। ये कैसे आई? टर्नओवर सपोज कर लीजिए, टर्नओवर 25,000,000,000, 25 लाख हो गया, 25,000,000,000, और कमीशन का परसेंटेज दे रखा है। कमीशन का परसेंटेज हो गया कितना? 25,000 है ना, तो इसको हम लोग 2.5 लाख कर देते हैं। टर्नओवर है 2.5 लाख और 10% का कमीशन, तो कितना आ गया? 25,000। ठीक है जी। बस बच्चों इतने ही रखते हैं क्वेश्चन को। इस बंदे को कर देते हैं हम लोग हरियाणा में। हरियाणा में इसने रूम ले रखा है जिसका रेंट ये पे करता है, सपोज करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ। इसको एचआरए मिलता है बच्चों 12,000 रुपए पर मंथ। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। ठीक है जी बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन। मुझे सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। उसमें से जो भी मिनिमम आएगा, मिनिमम वो होगा बच्चों एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A, अंडर सेक्शन 1013A। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो सबको याद है, क्या था? एक्चुअल HRA। कितना HRA मिला है बच्चों हम लोग को? 12,000 पर मंथ। तो 12,000 गुना 12 कितना आता है? ये 000 12,024 टू कैरी 1,44,000। सेकेंड पॉइंट था बच्चों एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी यहां पर एक पॉइंट सीखने वाला है बच्चों, मैं पीछे नोट देना भूल गया। एक्चुअल रेंट पेड कितना है? इसने कमरा ले रखा है बच्चों 10,000 रुपए पर मंथ पे। 10,000 गुना 12 कितना आ गया? 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब बच्चों सैलरी के अंदर क्या क्या लेना है? जहां पर आप लोगों ने वो फॉर्मेट लिखा था ना, उसी के नीचे एक नोट डाल देना। नोट में क्या लिखना है बच्चों? सैलरी मीन्स, जहां जहां पर भी सैलरी लिखा है उसका मतलब क्या है? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट का मैं मतलब बताऊंगा थोड़ी देर में। और कमीशन। और बच्चों कमीशन मैंने इसीलिए जानबूझ के 2 दिए क्वेश्चन में ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। कमीशन ऑलवेज वो वाली लेनी है जो कि बेस्ड ऑन टर्नओवर होगी, फिक्स नहीं। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग कंपनी जितना टर्नओवर अचीव करेगी मिस्टर राम को उसका 10% मिलेगा।
अगर टर्नओवर के ऊपर कमीशन दे रखी है तो ही कमीशन यहां पर जुड़ेगी, अदरवाइज नहीं जुड़ेगी। तो सैलरी में हमेशा 3 चीज जुड़ेंगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। चलो बच्चों सैलरी निकाल लेते हैं। इसकी सैलरी कितनी है फिर देखिए, बेसिक सैलरी है इसकी, मल्टीप्लाई कर दूं सीधा 30,000 इंटू 12, तो ये आ गया हमारा 12,36 3,60,000 रुपए प्लस डीए। डीए बच्चों 5,000 पर मंथ है, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट कितना है 60%। मैंने कहा फॉर्मिंग पार्ट का मतलब मैं अभी बताता हूं। 6 5 से 30 कितना आ जाएगा 3,000 इंटू 12 प्लस 3,000 इंटू 12, तो 12 3 36 36,000। क्या कमीशन दे रखी है? यस कमीशन दे रखी है बच्चों, बेस्ड ऑन टर्नओवर 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। तो बच्चों सैलरी का टोटल कर लेना 3,60,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा ये? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, एक मिनट कर लेते हैं। 360 और 36 और 25, 6 5 11 6 3 9 10 2 12 एक कैरी 4,21,000 रुपए। कितना आ रहा है बच्चों 4,21,000 रुपए, 4,21,000 रुपए। अब देखना यहां पर क्या करना है बच्चों, 4,21,000 का 10%। इसको सॉल्व करिए, 1,20,000 माइनस 42, 100 आ गया 10%। इसको लेस करिए, कितना आएगा ये 2 0 से 2 0 गई, फिर 9 और 9 के बाद 9 में से 2 गए 7, 2 गए 7 और 11 में से 4 गए 7 4 11 77, 900 आना चाहिए। बच्चों एक बार चेक कर लेना आप लोग, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। और थर्ड है बच्चों, ये बंदा रहता कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में कमरा ले रखा है, तो 40% ऑफ सैलरी यानी 40% ऑफ सैलरी। और सैलरी कितनी है 4,21,000 0 0 0 0 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 0 0 4 1 4 4 2 8 4 4 16। 3 फिगर आ गई बच्चों मेरे पास, 1,44,000 77,900 और 168,400। विच एवर इज लोअर, उतने रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। तो लोअर आ रहा है हमारा 77,900। बच्चों ये क्या पोर्शन है? ये एग्जाम्प्ट है, इतने रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। 1013A के अंदर एग्जाम्प्ट है। अब अगर पूछो कि टैक्सेबल कितना, टैक्सेबल कितना, तो सिंपल है, रिसीव्ड जितने रुपए रिसीव्ड हुए माइनस ये जो भी बचा वो टैक्सेबल। रिसीव्ड में से एग्जाम्प्ट घटा देंगे तो बाकी के पैसे टैक्सेबल। दूसरी भाषा में बोलूं तो कंपनी ने हमें किराए के लिए 1,44,000 रुपए दिए, जिस पर एज पर इनकम टैक्स इतने रुपए माफ हो गए, इतने रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, तो बाकी पे लगेगा। डिफरेंस जो भी आएगा दोनों का। बच्चों एचआरए के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तो इतना इनफ है। एचआरए भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी क्वेश्चन का लेवल आएगा कि बंदा जॉब चेंज कर देता है, ठीक है, सैलरी बीच में ही बढ़ जाती है। जैसे अभी तो पूरे साल 30,000 रुपए सैलरी है, बीच में क्या होता है इसकी सैलरी बढ़ जाती है, बीच में इसका डीए बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा। अभी के लिए आप लोग इतना ही कर लीजिए, काफी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।